2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन में वोटिंग से कबल एक इशारा साफ मिल रहा था कि इस बार बिहार का मुसलमान वोटर एक तरफा अजीम इत्तेहाद की जानिब जाएगा। ऐसा इशारा इसलिए भी था क्योंकि 2020 के असेंबली चुनाव में मुसलमानों के गढ़ सीमांचल में हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीतकर इशारा दे दिया था कि मुस्लिम सियासत रियासत में पैर पसार रही है। ये और बात है कि बाद में AIMIM के 5 MLA में से 4 ने RJD का दामन थाम लिया था। यही वजह थी कि शायद बिहार की सभी सियासी पार्टियों ने कम से कम मुस्लिम उम्मीदवार देने पर गौर किया। सभी सियासी पार्टियों को लगता था कि मुस्लिम वोट उन्हें छोड़कर कहां जाएगा, क्योंकि बीजेपी को हराने वाला अजीम इत्तेहाद ही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बिहार खासकर सीमांचल के मुसलमानों ने अजीम इत्तेहाद को जबरदस्त आईना दिखा दिया। बिहार में तेजस्वी की बजाय ओवैसी पर मुसलमानों के बढ़ते भरोसे की वजह सियासी तज्जियाकार अनुज अग्रवाल बताते हुए कह रहे हैं कि जब से मुल्क भर में बीजेपी सनातनी हिंदुत्व की सियासत कर रही है, तब से मुल्क में हिंदू समाज कास्ट की बुनियाद पर नहीं बल्कि मजहब की बुनियाद पर वोट कर रहा है। ऐसे में मुसलमानों के सामने एक मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। पुरानी जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति थी, जिसको सेकुलर बिल चलाते थे, उसमें मुस्लिम हितों का और मुस्लिम धर्म के प्रति एक सम्मान का भाव था और वो परंपरागत भारत के पिछले कई शतकों से चली आ रही जो स्थितियां थी, उसके साथ एक सामंजस्य था उसका। लेकिन जब से सनातनी हिंदुत्व की राजनीति भाजपा ने की है और वो तेजी से मुख्य धारा में आई है, तो उसने हिंदुओं को जाति के आधार पर वोट करने की जगह धर्म के आधार पर वोट करने के प्रेरित किया। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाता है, उसके सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। तो अपने अस्तित्व और अपनी पहचान के लिए उसको लगा कि सेकुलर दल उतने ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अपने नेतृत्व के रूप में, नेता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। एनडीए ने सीमांचल में 24 में से 14 सीटें जीती हैं, जिसमें बीजेपी को 7, जेडीयू को 5 और चिराग पासवान की एलजेपी को 2 सीटें मिली हैं। अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस को 4 और आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली, यानी कुल 5। AIMIM को 5 सीटें मिली हैं, जो उसके 2020 के जीती हुई सीट के बराबर है। जबकि 2020 में सीमांचल में एनडीए ने 12 यानी इस बार से 2 कम, अजीम इत्तेहाद ने 7 जीती थी, यानी 2020 के मुकाबले में 2 सीटें कम। इससे जाहिर होता है कि 2025 में एनडीए ने 2020 के मुकाबले में 2 सीटें ज्यादा जीती हैं। सीमांचल की बलरामपुर सीट से AIMIM के उम्मीदवार रहे आदिल हसन आजाद, जो LJP-R की संगीता देवी से महज 389 वोटों से हार गए। बिहार में AIMIM की 5 सीट पर हुई जीत पर बताते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों, दलितों, मुल्क के हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, इसीलिए उन्हें वोट मिल रहा है। दलितों के मुद्दे पर, वंचितों के मुद्दे पर इस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाएंगे तो नेचुरल है वोट उन्हीं को मिलेगा। अब बतलाइए तेजस्वी यादव ने कब मुसलमानों के मुद्दे पर आवाज़ उठाई? आई लव मोहब्बत के मामले में तेजस्वी चुप्पी साथ गए, मदरसा अजीजिया जला तेजस्वी चुप्पी भाग गया, छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ तेजस्वी चुप रहे, नबीनगर में मॉब लिंचिंग हुआ तेजस्वी चुप रहे। किसी भी मुसलमानों के मुद्दे पर, मजलूमों के मुद्दे पर कभी नहीं बोला। जब आप मेरे मुद्दे पर बोलिएगा नहीं तो आपको क्यों वोट देगा? आपने सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात की, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड नहीं बनाया, सरकार में है। आप भी बलरामपुर बारसों में गोली कांड हुआ, आपने चुप्पी साथ मुसलमानों की जाति की बदहाली पर कभी नहीं बोलिएगा। जब आप बोलिएगा नहीं तो कौन बोलेगा? दारुसलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मदरसा अजीजिया का मुद्दा बोला, मॉब लिंचिंग का बोला, कस्टोडियल डेथ का बोला, दाढ़ी पर जब हमला हुआ, टोपी पर हुआ, हिजाब पर, सब मुद्दे पर जब बोलता है उसी मुद्दे बिहार में सदन में सबसे ज़्यादा इमाम साहब ने आवाज़ उठाई। हर मुद्दे पर दलितों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, मुसलमानों के मुद्दे पर मुखरों को बोला। तेजस्वी तो कभी मुसलमान डिप्टी CM तक नहीं बोल पाए। आज कल तक सरकार बनाने वाले थे, 18 तारीख को शपथ लेने वाले थे। जनता पूछ रही है बलरामपुर बारसोई की, सीमांचल की, बिहार की, कहाँ है आपका डिप्टी CM, कहाँ है आपका CM? 2025 में भी सीमांचल की 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने ये साफ कर दिया कि बिहार में उनका सियासी जादू बरकरार है। ऑपोजिशन बार बार AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन इस बार साबित हो गया कि बिहार में मुसलमानों का रुझान ओवैसी की जानिब बढ़ता जा रहा है।
बिहार में कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे अब भी AIMIM और ओवैसी पर इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि सेक्युलर वोटों को बांटने के लिए बीजेपी ओवैसी का लगातार इस्तेमाल कर रही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव लड़ने के लिए हर तरह की मदद भी बीजेपी AIMIM को करती है। बिहार में सेकुलर वोटों को बिखेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत ओवैसी जी को पूरी मदद सीमांचल सहित पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक और रणनीतिक तौर पर मदद की थी, उसी की बानगी रही कि सीमांचल सहित पूरे राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम प्रभावित रहे। और ओवैसी साहब ने जितनी मुस्तैदी के साथ मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ा है, वो ये स्पष्ट करने के लिए काफ़ी था कि वे नहीं चाहते थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, और उन्होंने सत्ता से संरक्षित होकर जिस तरीके से चुनावी लाभ लेने की कोशिश की और हमारे मुस्लिम भाइयों को बरगलाने की कोशिश की, वो अब खुलेआम है। क्योंकि सबको मालूम है कि बिहार में ओवैसी साहब अमित शाह के इशारे पर लगातार कैंप किए हुए थे। वहीं आरजेडी के तर्जुमान आरजू खान इससे अलग हार की भड़ास लगाते हुए कह रहे हैं कि CEC ज्ञानेश्वर कुमार की मेहरबानी है कि हम इख्तिदार में नहीं आ सके। जो राजनीतिक गलियों में जो हलचल हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल को यानी कि महागठबंधन का वोट किसी और पार्टी ने काट लिया, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी की वजह से, जो इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयुक्त जो चीफ है, कमिश्नर है, उनकी वजह से ये मेहरबानी है। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए, बिहार की जनता ने रोटी को जलने से बचाने के लिए रोटी को पलटने की कोशिश की कवायद शुरू की। और यही नहीं, बिहार की जनता जो है महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर उन्होंने वोट किया। लेकिन मेहरबानी है ज्ञानेश कुमार का कि उसके वजह से सत्ता पक्ष के लोग दोबारा शासन और सत्ता में बैठे हैं। हम लोग लगातार कहते आए हैं कि हमें अगर किसी से डर नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को अगर कोई खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो CBI, ED के बाद इलेक्शन कमीशन जैसे और मीडिया जैसे लोगों का संस्थागत दुरुपयोग कर रही है। जबकि सियासी तज्जियाकार हाजी नसीम का मानना है कि मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिससे मुसलमानों का सियासी ग्राफ लगातार गिर रहा है। एक तो पार्टियां मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही थी। जिन पार्टियों ने मुसलमान को टिकट दिया, तो जनता ने उन पार्टियों के जो विधायक थे उनको जिताने की पूरी कोशिश करी। लेकिन मुसलमानों को जिस तरीके से यहाँ पर अछूत बनाने की कोशिश करी जा रही है, ये सही नहीं है। क्योंकि भारत का मुसलमान भारत एक की बात करता, संविधान की बात करता। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर एक मुसलमानों को लेकर जिस तरीके का ट्रेंड चलाया जा रहा है, मुसलमानों के प्रति जो जनता की एक नफरत का माहौल देश के अंदर क्रिएट करा जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों का ग्राफ गिरता जा रहा है। उसी का खामियाजा है जो बिहार के अंदर MLA जो मुस्लिम समुदाय के थे, उनका ग्राफ गिरा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। देश के अंदर इस तरीके के माहौल नहीं होना चाहिए। सबको यहाँ देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है। बिहार में मुस्लिम MLA के गिरते ग्राफ पर सीनियर सहाफी रजा हुसैन रिजवी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कहीं न कहीं आपकी जो है वो संख्या कम हुई है। उसका कारण ये है कि जो दल थे, जो बड़े दल थे, उन्होंने जो है वो मुस्लिम उम्मीदवारों को कम उतारा। इस बार टिकट जो दिए गए उसमें NDA ने जो है भी जो है वो उसकी तरफ से केवल 5 मुसलमानों को टिकट दिया गया, जिसमें एक ही जीता और JDU का। और सीमांचल क्षेत्र में जो है वोटों का बिखराव हुआ, जैसे किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, कोचाधामन है, अमौर है, बैसी है, जोकीहाट है। ये यहाँ मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, वहाँ ज़्यादा आबादी है। लेकिन मुस्लिम वोट जो है कई दलों में बटा, AIMIM में, राजद में, कांग्रेस में और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए, तो उसमें जो है मुकाबला हुआ। तो इसके कारण मुसलमानों को वोट भी जो है मुस्लिम कैंडिडेटों को कम मिल पाए, जबकि मुसलमानों ने अपने जो पारंपरिक वोट थे वो उन्होंने दिया, लेकिन वोट बटने के कारण विधायकों की संख्या कम हुई है।
बिहार में AIMIM की ये जीत इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार में NDA की लहर के बीच RJD जैसी बड़ी सियासी पार्टी की सीटें 25 तक आकर सिमट गई। वहीं इसके उलट AIMIM पिछले चुनाव में मिली 5 सीटों को बचाने में कामयाब रही। दिलचस्प यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी RJD ने 14% वाली यादव आबादी को 52 टिकट यानी 36% और मुसलमानों की 17% आबादी को महज 18 टिकट देना भी मुसलमानों में नाराजगी का सबब बना है। कांग्रेस ने भी सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। कांग्रेस का रेशियो फिर भी RJD से बेहतर रहा क्योंकि कुल 60 सीटों में से 10 सीटें मुस्लिम समाज को दी। यह गैर बराबरी न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने वाली साबित हुई बल्कि ओवैसी की AIMIM को फायदा भी पहुंचाने में कारगर साबित हुई। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। अली अनवर अंसारी साहब फॉर्मर MP हैं, राज्यसभा से हमारे साथ मौजूद हैं। अली अनवर अंसारी साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम TV में। बिहार का जो रिजल्ट सामने आया है, नतीजे सामने आए, उसने हैरान कर दिया। खासकर सीमांचल की अगर हम बात करें, मुस्लिम अक्सरियत इलाकों की बात करें, बिहार का मुसलमान किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शबनम मैम, आम तौर पर बिहार के जो मुसलमान क्या हिंदू भाई भी हैं, वो कम्युनल पार्टियों के खिलाफ ही रहते हैं। लेकिन इस बार का जो ये है तो वोट से तो ये रिजल्ट आया नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन का, इसमें भारत सरकार का, इसमें रक्षा मंत्री जी अमित शाह जी 3 दिन तक डेरा डाले रहे और जिस होटल के जिस कमरे में ठहरे थे वहाँ लिफ्ट में, शुरू में लिफ्ट में को ढक दिया गया था कि ताकि ये पता नहीं चल सके कि कौन कौन लोग इनको मिल रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, सरकारी अधिकारी कौन कौन मिल रहे हैं, पॉलिटिकल लोग कौन कौन मिल रहे हैं। तो ये तो सरासर न सिर्फ एक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, बल्कि ये वोट की डकैती है। चोरी भी नहीं, मैं डकैती कह रहा हूँ इसको। इलेक्शन के दरमियान 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। इलेक्शन के दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो जिस पर रोक लगाने के बारे में इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन का पहले से ही SIR की जो शुरुआत हुई उसी से लग गया था कि ये इलेक्शन में वोटों की चोरी होगी, इसकी लूट होगी, डाका पड़ेगा इस पर, और वही हुआ। मेरा तो जाती तौर पर मानना है कि महाराष्ट्र के बाद और आपको हरियाणा के बाद, मध्य प्रदेश के बाद जिस तरह से मैनिपुलेशन हुआ तो उस सेंट्रलाइज तरीके से हुआ, जिसका उद्घाटन चोरी का मिसाल प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी कई बार ये कर चुके हैं, खुलासा कर चुके हैं, लेकिन उसका इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं लेता है। हमारी जाती राय ये है कि बिहार में चूक यही हुई है कि इस इलेक्शन का इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को बाइकाट करना चाहिए था, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, और एक मैसेज पूरे देश में जाता। एक बार ऐसा हुआ था बंगाल में, CPM ने 5 वर्ष तक के लिए कहा कि कई हम संगीन इल्जाम लगाए गए हैं अभी नहीं रहेंगे,
इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया गया है बिहार रिजल्ट आने के बाद। खासकर अली अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे है, सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी को आप कैसे देख रहे हैं? खुद आरजेडी या इंडिया अलायंस की अगर मैं बात करूं, जो टिकट बंटवारा यहां पर किया गया, उससे आप मुत्तफिक इत्मीनान जाहिर करते हैं उस पर? बिल्कुल नहीं। हमारा कहना है कि पहली जो बात है, इसमें सबसे गौर करने वाली बात कि जो इक़्तिदार में पार्टी है 14 से, और जो इसके सरबराह हैं, नेता हैं, इन तमाम लोगों ने देश में कम्युनल पोलराइजेशन के लिए काम किया है। दिन रात ये काम करते रहते हैं। तो इसका असर जो सेकुलर पार्टियों पर जाहिर है पड़ा है कि वो मुसलमानों को कैंडिडेट देने से बहुत सोच समझ करके ही कि पोलराइज मत हो जाए सोसाइटी, तो ये उनके मन में खटका रहता है। और इसलिए मुसलमानों को, आम तौर पर मुसलमानों को टिकट यहाँ नहीं मिलती है। और ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम आबादी का 85% हिस्सा है पसमानदा मुसलमान, उसकी हालत तो और भी ख़राब है। उसमें इक्का दुक्का ही लोग उन लोगों को वोट देते हैं। तो हर समाज के लिए, हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात और उस आधार पर टिकट बंटवारे की बात होती है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सब का को गौर करके दिया जाता है। तो फिर मुस्लिम समाज में जो पसमानदा बिरादरियां हैं, उनकी आबादी का ख्याल क्यों नहीं किया जाता? ऐसी तैसी नहीं, जो अति पिछड़े हैं हिंदू, उसमें सबसे बड़ी बिरादरी अंसारी बिरादरी है। 46 लाख समथिंग उसका वोट है। उसके बाद भी और भी है, राइन बिरादरी है, मंसूरी बिरादरी है, कुरैशी बिरादरी है, और दूसरी 36 बिरादरियों में 4-5 बिरादरियों को छोड़ करके सब पसमानदा मुसलमान हैं। और उनकी भारी आबादी है। अगर 17.5-18% जो पिछले सर्वे में आया है मुसलमानों की आबादी, तो उसमें से 13% तो पसमानदा मुसलमान हैं। तो एक ये भी सवाल है। हालांकि हम लोगों ने कोशिश की, और ये बाई एंड लार्ज मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया है। लेकिन एक उदासीनता इस सवाल को लेकर के आ जाती है, और उसमें भी कुछ लोग जो बराबर बीजेपी को दाहिने बाएं से मदद करते हैं, उनमें AIM ओवैसी साहब की पार्टी है। इनके नाम में ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जहां देश का वातावरण ऐसी पार्टी सेंटर में इक़्तिदार में है जिसका कम्युनल पोलराइजेशन ही सब कुछ है, पूंजी है। तो ऐसी स्थिति में आपने यहाँ जो बात आप कह रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल हैदराबाद में, आंध्रा में, तेलंगाना में अपनी ताकत बढ़ाते, जहाँ की वो रहने वाले हैं, तो ये बेहतर माना जाता। तो यहाँ तो जाने अनजाने वो बीजेपी को ही मदद करते हैं। जहाँ अली अनवर अंसारी साहब, मेरा सवाल भी AIMIM से ही जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र आप खुद भी कर रहे हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। 2020 में हमने देखा था कि जिस तरीके से आरजेडी का जो रिवायती वोट था या कांग्रेस का रिवायती वोट था, वो शिफ्ट होता हुआ नजर आया था AIMIM को। 5 सीटें AIMIM ने जीती थी। उसके बाद 2025 में भी चुनाव होते हैं। उनका जो एक जादू है या उनका जलवा है, जो पकड़ है सीमांचल के अंदर, वो बरकरार है। मुसलमानों की लीडरशिप किस तरफ जा रही है? क्योंकि हराने वाले लोग भी मुसलमानों को मुसलमान ही हैं। जी, ये पिछले चुनाव में भी, 20 के चुनाव में भी 5 सीट जीते थे, जिसमें 4 इनको छोड़ करके चले गए। एक साहब बचे थे।
फिर इस बार उन्होंने वही कोशिश की है। तो हम ये कहते हैं कि जाने अनजाने देखना ये चाहिए, और जनता भी, हम बिहार के लोग या पूरे मुल्क के लोग मुसलमान ये देख रहे हैं कि इनके एक्शन से, इनके तौर तरीके से, इनके लहजे से कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है। जिस पार्टी का नाम मुसलमानों एक हो जाओ, यही ना है इनका पार्टी का नाम, तो वाई नॉट मुसलमानों हिंदुओं एक हो जाओ। तो जो हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप, 15% 16% पूरे मुल्क में रह करके मुसलमानों एक हो जाओ की बात कर रहे हैं, तो उसके ये लाजमी ये नतीजा यही होगा कि आप भले आप के 2-4 लोग जीत जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि फ़ायदा जो कम्युनल पार्टियां हैं उन्हीं को होगा। और ये शुरू से मोदी जी के माने पसंदीदा नेता हैं, बहुत काबिल लर्नेड आदमी हैं, बैरिस्टर हैं। और जब ये चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर, तो ये प्रधानमंत्री जी के चॉइस के हैं, इनको भेजा गया, थरूर साहब को भेजा गया। तो दूसरी पार्टियों में भी मोदी जी के पसंदीदा लोग हैं, और वो मोदी जी की और बीजेपी की घुमा फिरा करके बहुत चालाकी से मदद करते हैं। अली अनवर साहब, आपको क्या लगता है कि मुसलमान जो एक लीडरशिप सेकुलर जमातों के ऊपर दिखाते थे अपनी, क्या अब उनका जो एक तरीका है, नजरिया है, वो बदल रहा है? और ये झुकाव बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या AIMIM की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? असदुद्दीन ओवैसी लीड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं इन फ्यूचर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक खास इलाका है जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, और वहाँ ये पोलराइज कर देते हैं, मुसलमानों एक हो जाए। तो जहाँ ये होता है वहाँ ऑटोमेटिकली हिंदू एक हो जाते हैं। तो ये काम इनको गौर करना चाहिए कि इनके किसी भी फेल से, अमाल से का बेनिफिशियरी कौन है, किसको फ़ायदा होता है। बीजेपी को फ़ायदा होता है। हम यही पूछना चाहते हैं कि इनके वालिद मरहूम भी जीतते थे लंबे समय से, इनकी सियासी विरासत को संभाल रहे हैं, लेकिन वो हैदराबाद से बाहर नहीं। ठीक है भाई, आप हैदराबाद से बाहर, ओल्ड हैदराबाद से बाहर से जीतते हैं, और सीटें हैं वहाँ से जीतिए। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आप बढ़ाइए अपनी ताकत, तो एक पार्टी का। लेकिन बिहार में बस इलेक्शन के समय आ जाना, और कई कारणों से लोग जानते हैं कि जो बहुत लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत लोग लालची होते हैं, बहुत लोगों को जो टेंटेड होते हैं, दागीदार लोग होते हैं, उनको उनका सब फाइल बना करके बीजेपी के पास रहता है, और उसको वो ब्लैकमेल करके और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ओवैसी साहब का जो लहजा है, और इनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह की बातें करते हैं, इनका जो इमेज बन गया है, हमेशा वो फ़ायदा पहुंचाने वाला है बीजेपी को। तो बीजेपी जो जमहूरियत के लिए खतरा है, ये नहीं है कि ओवैसी साहब 5 जीते और तेजस्वी साहब 25 जीते। ये चुनाव 5 और 25 जीतने का नहीं था, ये चुनाव था कि जमहूरियत इस मुल्क में रहेगा कि नहीं रहेगा, सिर्फ कहने के लिए रहेगा। और ये देश फासिज्म की ओर बढ़ रहा है। ये इक़्तिदार में जो पार्टी है कि सेंटर में, उसको देखिए, हर जगह इस तरह का काम करती है। खैर, लोग
आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, जितने भी दानिश्वर हैं, जितने भी सियासी बातों को समझते हैं, उस बात को समझते हैं। हम भी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज चलाते हैं। हम भी अपने लोगों के गृहांश को लेकर के पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है इस मुल्क की, अपने मांगों को बोलिए, कहिए, रखिए। बिहार के रिजल्ट ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार महागठबंधन को अच्छा खासा वोट मिलेगा और हो सकता है बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन नतीजे जब सामने आए तो तमाम लोग यहाँ हैरान रह गए, क्योंकि एनडीए को 202 सीटें मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।